नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मित्रों, आगामी 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मायावती जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर एक बात मन में आई कि बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मायावती जी की जो भूमिका है उस भूमिका पर कुछ चर्चा कर ली जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीर्षक से ही आपको स्पष्ट है कि बहन जी की पूरी भूमिका पर एक समालोचनात्मक दृष्टि डालने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई और स्थापना के पहले जो इसका स्वरूप था, पूर्व संगठन इसका जो था या मातृ संगठन कह लें, DS4 जिसको कहते थे, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसमें नारा चलता था बाभन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, ये चीज थी। 1984 में कांशीराम जी द्वारा बसपा के गठन के बाद कांशीराम जी का जो विजन था, जो मूवमेंट था और जिस तरीके से वो आगे बढ़े इस मूवमेंट को लेकर के, और उसमें मायावती जी के आने के बाद से लेकर के आज तक बसपा ने जो भी कुछ उत्थान पतन देखा, उसमें मुख्य रूप से दो ही व्यक्तियों की चर्चा आती है। एक कांशीराम जी की जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी मायावती जी की। मायावती जी के लिए यह चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि अभी इनको इस मूवमेंट को, इस पार्टी को लेकर के आगे चलना है और क्या कुछ ऐसा होने वाला है या होगा आगे आने वाले वर्षों में जिसमें बसपा का क्या भविष्य बनेगा, यह देखना राजनीतिक पंडितों के लिए एक कौतूहल का विषय है। आप देख रहे हैं कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार चली। उस टाइम पर 30% से अधिक वोट, 30.43 के आसपास इनका आंकड़ा था। 206 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में लाने वाली पार्टी बाद में 2017 में, 2019 में, 2022 में किस ढंग से संघर्ष करती रही। 2014 को तो पार्टी के लोग संसदीय चुनाव को शायद एक दुस्वप्न समझ के भूल जाते, जब पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन एक सिलसिला सा चल गया जिसमें पार्टी अपने उस प्रदर्शन को लगातार कायम रखने की कौन कहे, उसमें निश्चित रूप से गिरावट दर्ज की गई और पार्टी असहाय सी नजर आई। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस पार्टी का जो 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी प्लेयर रही, या यूं कह लें सबसे बड़ी प्लेयर रही, या तो किंग रही या फिर किंग मेकर रही। 4 बार मायावती जी के नेतृत्व में प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाना किसी करिश्मे के बदौलत नहीं था। उसके पीछे एक मजबूत जनाधार था, एक मजबूत विजन था और लोगों की उम्मीदें थी, लोगों की आकांक्षाएं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि पार्टी हाशिए पर है। राजनीतिक पंडित पार्टी के भविष्य को लेकर के आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए रही, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती जो रही उत्तर प्रदेश में रही, और उत्तर प्रदेश की मजबूती से ही पूरे देश में मजबूत होने का सपना पार्टी देख रही थी। लेकिन आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजबूत तो अन्य राज्य हैं। हम विधानसभा में सदस्य की संख्या के मामले में बात करें तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भले पार्टी दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाई कभी, लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश से दूनी तिगुनी संख्या है। भाई आपका यहाँ तो एक ही मेंबर है। अब पूरी बातचीत का जो मूल बिंदु है वो ये है कि हम इस चर्चा में 5 ऐसे बिंदु की चर्चा करने वाले हैं, बल्कि 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। 5 बिंदु ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन मूवमेंट की सबसे बड़ी प्लेयर क्यों है,
सबसे मजबूत स्तंभ क्यों है, और अनदर हैंड दूसरी तरफ हम ये भी चर्चा करेंगे कि बहन मायावती जी इस मूवमेंट की, बहुजन समाज पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी क्यों है, सबसे जो अहम कारण है इस पार्टी के हाशिए पर जाने का या पार्टी के अपेक्षानुरूप प्रदर्शन न कर पाने का। तो मैं ये भी कहूँगा कि बसपा की सबसे बड़ी मजबूती जहाँ बहन जी है, वहीं वो सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो आइए 5-5 बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। वो 5 बिंदु कौन से हैं जो सबसे बड़ी मजबूती साबित करते हैं बहन जी को बसपा के लिए। तो पहले बिंदु की बात करें कि जब मायावती जी ने कांशीराम जी के छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत की थी, तो वो बड़ी संख्या में अपने समाज के लोगों को जोड़ने में सफल रही। एक कम उम्र की लड़की जो एकदम साधारण वेशभूषा में उनके बीच जाती थी, अपनी बात रखती थी, मंचों पर बोलती थी, असाधारण प्रतिभा की धनी दिखाई देती थी, और उस नाते लोगों को, वंचित समाज को, लोगों को एक आभास हुआ कि निश्चित रूप से ये जो बात है वो तो सही है ही है, लेकिन इस पार्टी के साथ जुड़ करके, लग करके, चल करके आगे भविष्य में बहुत कुछ पाया जा सकता है, चाहे राजनीतिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो। ये एक विश्वास दिलाने में यह सफल रही और लोगों के बीच एक उत्साह, उल्लास और आशा का संचार करने में सफल रही। दूसरा ये कारण रहा कि मायावती जी के भाषणों ने, उस टाइम जिनके भाषण होते थे, वो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बहुत धार दी। ठीक है, इनकी शैली बड़ी अटपटी सी होती थी, भाषण बहुत बेतरतीब होते थे, बहुत तारतम्य नहीं दिखता था, लेकिन समाज जो सुनना चाहता था, समाज की जो आवाज़ थी, जो उनकी भावना थी, उसकी अभिव्यक्ति इनके भाषणों में दिखाई देती थी। और उस टाइम पर, आज से लगभग 3 दशक 4 दशक पहले, जब समाज में महिलाएं, लड़कियां खास तौर से एकदम गूंगी बहरी स्थिति में थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ना के बराबर थी, तो महिलाओं के लिए, बहुजन समाज के नवयुवकों के लिए, युवतियों के लिए, छात्राओं के लिए एक ये आइकॉन बन के उभरी, और लोग इनके पीछे जुड़े, इनसे जुड़े, और एक कौतूहल सा पैदा होता था कि भाई एक लड़की किस ढंग से अपनी बात रख रही है और कर रही है। याद करिए वो भाषण, जिसमें हालांकि इरादा कुछ बुरा नहीं था गांधी जी के प्रति इनका, लेकिन वो भाषण बड़ा चर्चा में आया था, बड़ा विवादित हुआ था कि अगर दलित हरिजन है, भगवान की औलाद है, तो क्या गांधी औलाद था। अब वो शब्द जो भी है आपकी जानकारी में है, लेकिन भावना जो भी रही, मैं फिर कह रहा हूँ, इस सब टाइप के भाषणों से विवाद भले हुआ, लेकिन वर्ग को लगा, वंचित समाज को लगा कि कोई तो है जो लोगों की आंखों में आंखें डाल करके और उस भावना को व्यक्त करने में सफल हो रहा है, जो भावना लंबे समय से अंदर घुट रही थी। तीसरा कारण अगर हम देखें तो मायावती जी ने शादी नहीं की। मायावती जी शादी नहीं की और बहुजन समाज को ही अपना परिवार मान लिया। लगभग 3 दशक 4 दशक तक बहुजन समाज की सेवा में लगे रहने के दौरान आप शायद ही बड़ी मुश्किल से कोई एक ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे कोई वीडियो क्लिप्स, ऐसी कोई अवसर, कोई अखबार की कटिंग सोच पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे जो वो पारिवारिक उत्सव में व्यस्त दिखी हों, 1 दिन 2 दिन 4 दिन परिवार को समय दिया हो, ऐसा कुछ किया हो। परिवार में अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई भतीजों को, अपने परिजनों को, नाते रिश्तेदारों को उपकृत करने का, उस अवस्था में, बाद में आप एक आध 2 उदाहरण पे मत जाइए, तो ऐसा कुछ दिखा हो, वो भी नहीं था। तो बहुजन समाज को एक विश्वास हुआ कि कोई तो है जो उनके लिए लड़ रहा है, कोई तो है जो उनको आगे बढ़ाना चाहता है, और उनके लिए उसका भाव कुछ इस तरीके से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के भाव से है। तो बहुजन समाज उनसे जुड़ा, और साथ ही साथ जो उस टाइम के अन्य दबे कुचले समाज थे, जिनको समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में उचित प्रतिनिधित्व, आदर और सम्मान नहीं मिल पाया था, वो लोग भी इनसे जुड़े। लेकिन फिर अगर हम चौथी बात की बात करें, तो मजबूती की बात है, तो इतना सब के बाद एक प्रशासक के रूप में अपने पहले कार्यकाल में 1995 में उन्होंने एक जो शक्ति दिखाई और एक योग्य और दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने अपना एक छाप अपनी छोड़ी,
उसमें लोग काफ़ी प्रभावित हुए और साथ ही साथ दलित वंचित समाज के अन्य समाज के लोग भी उनकी कार्यशैली के मुरीद हुए। पांचवी बात करें कि शुरुआती बसपा के जो विजन था, जो उनके नारे थे, जिसमें अन्य नारों की बात तो अभी आप भूल जाइए, जिसमें कई बार ऑफिशियल नारा तो नहीं था तिलक तराजू तलवार, लेकिन मंचों सुनाई पड़ जाता था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, वोट हमारा राज हमारा। ये सब नारे के अतिरिक्त जो सबसे प्रमुख नारा होता था वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन मायावती जी ने इसको बदला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। इसे ही राजनीतिक पंडितों ने सोशल इंजीनियरिंग कहा और भाईचारा कमेटियां गठित की गई। उन भाईचारा कमेटियों के माध्यम से सर्व समाज में बसपा के नेता कार्यकर्ता पहुंचे, उनको एक विश्वास दिलाने की कोशिश हुई कि बसपा के प्रति जो धारणा फैलाई गई या जो धारणा है या जो अब तक थी बसपा की सोच, बसपा ने अब उसको बदल लिया है और अब वह अपने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी से हट करके, जिसकी जितनी हो तैयारी उसकी उतनी भागीदारी या सर्व समाज के हितों के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इस प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाने में बसपा कामयाब हुई और मायावती जी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। समूचे प्रदेश में जगह जगह पे रैलियों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, पीसीज के माध्यम से इस बात को सर्व समाज को भरोसा दिलाया और सर्व समाज जुड़ा। 2007 से 2012 तक यह पूर्ण बहुमत सरकार चली। अब आते हैं हम कि भाई अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो बहन जी को ही बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी क्यों कहा जा रहा है? इस विश्लेषण में अगर सबसे बड़ी मजबूती बहन जी को बताया जा रहा है तो वहीं अंदर हैंड सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बताया जा रहा है? तो आइए उन 5 बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे असहमत हो, लेकिन सहमत असहमति तो लोकतंत्र का अधिकार है और होना भी चाहिए। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। कमजोरी क्यों थी? मायावती जी का भाषण भावनात्मक रूप से उभारने में तो शुरुआत में चाहे जो कामयाब रहा हो कि भाई ठीक है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति उस भाषण में हो जाती थी, लेकिन वह भाषण सर्व समाज को, नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, अन्य प्रशासकों को, दुनिया को जिस रूप में आगे उसमें सुधार होना चाहिए था और एक ढंग से हम कहें अपग्रेड होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया और बड़ी फीकी सी शैली में, बड़ी बूझी सी शैली में लिखा हुआ भाषण, या कई बार ऐसा कि जिसमें न कोई आरोह है, न कोई अवरोह है, न कोई अलंकारिकता है, न कोई श्रृंगारिकता है, कुछ भी नहीं, चेहरे पे लगभग भाव शून्य से एक ढंग से बोल देना। तो उसमें जो एक मंचीय मजमा जुटाने की बात होती है और ऐसी बात कि जिसको बोल दें और लोग उसकी चर्चा करें और वो अखबारों की हेडिंग बने और बाद में उस पर बातें की जाए, ऐसा कुछ नहीं था उस भाषण में। तो पहला तो यही था भाई सर्व समाज उन चीज़ों से बहुत प्रभावित हो तो कैसे, वही पुरानी बातें, वही DS4 के ज़माने से लेकर के बाद तक की बातें, जिसमें तो वो कुछ नया नहीं था उसमें। और अगर हम बातों को और आगे ले जाएं तो मीडिया से दूरी, घोषणा पत्र न जारी करना, कोई और नारे न गढ़ना, कोई विजन न बताना, बस एक नारा थमा देना समाज को कि यूपी की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है और पता नहीं क्या क्या नारे जो समाज को उद्वेलित कर सकते थे। जैसे एक नारा था बसपा जिसने बहुत मजबूती दी बसपा को, चढ़ गुंडों की छाती पर। इस टाइप के नारे, इस टाइप की सोच, इस टाइप की बात बाद में बसपा के नेताओं के, खासतौर से मायावती जी के मुँह से नहीं सुनाई पड़ी और पार्टी कहीं न कहीं एक यथास्थिति में चलती दिखाई दी। दूसरी बात कहें कि पार्टी में मायावती जी के व्यवहार से कई बार तानाशाही का भी आभास मिलता है। शुरुआत में तमाम लोग, खासतौर से विपक्षी दल के लोग या विपक्ष में रह रहे लोग, पत्रकार लोग या फिर बसपा से बाहर आए लोग ये आरोप लगाते थे कि मायावती जी लोगों के साथ सामंतवादी व्यवहार करती हैं, उनका तरीका सामंतशाही जैसा है और तमाम चीज़ें ये चर्चा में आती थी। कई बार उस ढंग से वह अपने आप को पेश भी करती रहीं जिसमें उन्होंने ही खुद को दलितों का, बहुजनों का, सबका मसीहा सा साबित करना चाहा और
उसी में से मैं एक तथ्य भी मानता हूँ कि जिस ढंग से अपनी मूर्तियाँ बनवाना और लगवाना और सब करना, वो कहीं न कहीं एक खुद को मतलब महानता के व्यामोह से ग्रस्त नजर आती थी। वह भी लोगों को थोड़ा सा असहज करता रहा, अन्य समाज को, और साथ ही साथ प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कुछ रचनात्मक होते करते देखना चाहता था। विश्वसनीयता का संकट भी मायावती जी ने खड़ा किया अपने प्रति। विश्वसनीयता का संकट दो तरीके का था। एक तो अंदरूनी संकट था कि जो बसपा में ही लोग थे, वो लोग भी अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित नहीं हो पाते थे। कई बार लगता था पता नहीं कब तक, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। आर.के. चौधरी देख लीजिए, जंग बहादुर पटेल देख लीजिए, सोनेलाल पटेल देख लीजिए, रामदेव पटेल देख लीजिए, हालिया तौर पे भी रामचंद्र राजभर देख लीजिए, लालजी वर्मा देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एपिसोड तो बड़ा अजीब रहा, ये सब चीज़ें। तो इस टाइप से सैकड़ों नेताओं के नाम आप गिना सकते हैं, जो प्रायः एक इस स्थिति में रहे कि जो बसपा के एक मजबूत पिलर थे और निकाल बाहर किए गए। विश्वसनीयता का संकट उस रूप में भी रहा कि जहां अन्य पार्टियों के साथ, अन्य नेताओं के साथ व्यवहार में गंभीरता नहीं दिखी या विश्वसनीयता नहीं दिखी, कहा कुछ किया कुछ। एक उदाहरण आप ले लीजिए, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा की बात थी। एक आश्वासन देने के बाद, एक डील दोनों पार्टियों के मध्य फाइनल हो जाने के बाद, डील से तात्पर्य किसी अन्य रूप में नहीं लीजिएगा, हो जाने के बाद और अंतिम क्षणों में आरिफ लाल बटन दबाव करके मायावती जी ने सरकार को धराशायी करा दिया था। बसपा भाजपा के गठबंधन की बात कर ले, बसपा सपा के गठबंधन की बात कर ले, या अन्य रूप में बात कर ले, तो वह चीज़ जो है कहीं न कहीं लोगों को एक विश्वास नहीं दिला पाता कि बसपा की कथनी और करनी इन मामलों में एक रह पाएगी। सेकेंड लाइन अब कोई तैयार नहीं हुई, अविश्वसनीयता का वातावरण रहा। नतीजा हुआ कि मायावती जी अब तू ही राजा दर दरबार, तू ही राजा चूल्हे दुआर की स्थिति बन गई है। अब सेकेंड लाइन अप में कोई ऐसा नेता नहीं जिसको प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक ही लोग जानते हों, देश की तो बात छोड़िए। एक जो बड़ी बात रही जो इसने इस मूवमेंट को कमजोर किया, मुझे लगता है कि इन पे धन लोलुप होने का जो आरोप लगता रहा, और कई बार वो आरोप इस रूप में साबित होता दिखा कि भाई जन्मदिन की पार्टियों में या टाइम पे चंदे की रसीदों से, या जैसे भी कई बार राज्यसभा तक के मामले उस मामले में आए, तो उसमें ये होता था भाई पता नहीं ये टिकट जो है वो स्थिर रहेगा नहीं रहेगा। हालांकि पार्टी की दलील रहती रही, इस पे बहन जी की भी दलील रही भाई अन्य राज्यों में पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए, पार्टी के मूवमेंट को चलाने के लिए, विजन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता और धन अर्जित करने की यही वैध तरीके हैं। खैर ये तो अलग रहा, लेकिन ये आरोप रहा और उस आरोप ने लोगों को यह विश्वास दिलाया या अविश्वास कह लें कि भाई पैसा है तो बसपा में जगह है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं विश्वनाथ पाल का एक ट्वीट देख रहा था जो इनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, उसमें वो कहा बसपा धन्ना सेठों की पार्टी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं इस पद पर न पहुंचता। मतलब इन आरोपों की सफाई या इनकी बात ही चली आती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा था जिसकी चर्चा थी। अंतिम बात, जो पांचवी बात मैं कहना चाहूँगा, जिसमें मुझे लगता है कि बहन जी ज़्यादा ये जो बड़ा आरोप है इन पर, और वो कहीं न कहीं सही भी साबित करती दिखती हैं, कि कंफर्ट जोन से बाहर ना आना। एक शुरुआत में चाहे जो संघर्ष किया हो कि साइकिल के कैरियर पे बैठ करके प्रचार किया, प्रसार किया, लोकसभा चुनाव लड़ी, 61,000 वोट प्राप्त किए और दुनिया भर का जो भी कुछ किया हो, लेकिन इधर बीच लगता है कि कंफर्ट जोन में है और उस कंफर्ट जोन से वो बाहर ही नहीं आना चाहती। कभी नहीं दिखाई पड़ता कि वो बस ट्वीट तक, या कभी पिकातीसी हो गई तो हो गई, कभी कुछ हुआ, इस टाइप से वो परिदृश्य से गायब दिखती हैं। और किसी भी नेता के लिए अगर परिदृश्य से गायब है, वो अगर लगातार अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है,
एक जो कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बनती है वो बनी हुई है। दूसरा एक घुलनशीलता का अभाव दिखता है। इसी मामले में मैं देखना चाहूँगा घुलनशीलता का अभाव इस मामले में कि अन्य नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ मीटिंग, गठबंधन, ये वो कुछ भी करने की इनकी मंशा नहीं दिखती। यह अपने आप में एक उसमें है कि जिसकी गर्ज हो वो मेरे साथ आवे, मेरे पास आवे, अदरवाइज हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसको कहते हैं जोड़ तोड़ या रणनीति कूटनीति, वो सब बनाने में, करने में कुछ अतिरिक्त इंटरेस्ट इनका नहीं दिखता है। ये भी इनकी एक कमजोरी है। अब ये 5 मजबूती और 5 कमजोरियों की चर्चा बहन जी की हुई। इसी के साथ आने वाले 15 जनवरी में बहन जी के जन्मदिन की बधाई के साथ बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।